इन दिनों देश में दो लोग हैं जिनका दुख कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक धर्मेंद्र प्रधान और दूसरी ममता बनर्जी। घर से दूर रहने वाले लोगों को जैसे रात में घर से आया कोई फोन बहुत डराता है, अनहोनी का डर सताता है, वैसे ही इन दिनों धर्मेंद्र प्रधान का हाल होगा। दिन में भी कोई फ़ोन करे तो उन्हें लगता होगा कि दोबारा एक बार फिर से कोई एग्ज़ाम लीक तो नहीं हो गया, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। ऊपर से विपक्ष है जो उनका इस्तीफ़ा मांग रहा है। उनका तो इस्तीफ़ा नहीं हुआ, लेकिन सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का तबादला ज़रूर हो गया। स्कूल की शब्दावली में कहें तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। इस टीसी कटने से अगर सीबीएसई में सब कुछ ठीक हो जाता तो बड़ी अच्छी बात थी, पहले क्यों नहीं हटाया गया उनको। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा ये सब मांगने की नौबत ही ना आती। लेकिन ममता बनर्जी का दुख है जो धर्मेंद्र प्रधान से भी ऊपर है। 2 महीने पहले जो चुनाव में टिकट के लिए ममता बनर्जी के सामने दंडवत हुए जा रहे थे, आज वो कह रहे हैं मैडम आप कौन। बैठक करती हैं तो आते नहीं, ऊट पटांग बयान देते हैं, ममता पर ही सवाल उठा देते हैं। बताओ ये भी कोई बात हुई। जिन ममता के पीछे पूरा कोलकाता खड़ा हो जाता था, आज जब वो प्रोटेस्ट करने पहुंची तो उनकी पार्टी के सांसद विधायक तक सारे नहीं आए। ममता ने चुनाव के बाद अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट के विरोध में ये प्रदर्शन किया था। पलटकर बीजेपी समर्थक पुरानी घटनाएं गिनाते मिले, मानो बारी बारी से पिटना और पीटना ये संवैधानिक होता जा रहा हो। यहाँ तक कि अभिषेक बनर्जी भी पिट गए, लेकिन उन्हें दुख इस बात का भी होगा कि लोगों के बाद अब उनकी पार्टी के विधायक भी उनको नकार से रहे हैं। चल क्या रहा है आखिर टीएमसी के अंदर। एक हार ने जैसे पार्टी में दबे हुए सारे विद्रोह को हवा सी दे दी हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और इसी पर आज शो में माथापच्ची करेंगे। इसके बाद बात सीबीएसई की भी होगी, आज बच्चे क्यों परेशान हुए, विस्तार से बात करेंगे। नमस्ते और स्वागत, मैं हूं अभिषेक और ये है दी लल्लन टॉप शो। ब्रॉट टू यू बाय सलूजा गोल्ड। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। 15 दिनों से लगातार हो रही फजीहत के बीच अब एक्शन हुआ है। जिन पर सीबीएसई को बेहतर ढंग से चलाने की जिम्मेदारी थी, उनका तबादला कर दिया गया है। सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर हो गया है। पहली बार सीबीएसई ने छात्र को अपनी स्कैन्ड कॉपी ऑनलाइन देखने की सुविधा दी थी। टेक्निकल शब्दों में इसे OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग कहते हैं। लेकिन ऑनलाइन स्कैन्ड कॉपी सामने आते ही पूरे सिस्टम की मानो पोल खुल गई सामने। भुक्तभोगी छात्रों ने बाकायदा स्क्रीनशॉट के साथ दिखाया कि कैसे स्कैन करने में सीरीज ऑफ गड़बड़ी की गई है। छात्रों ने सोशल मीडिया पर OSM प्रोसेस पर तमाम सवाल उठाए। उनकी शिकायतों को दूर करने की बात कही गई थी। अब OSM की जांच के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। कमेटी की चेयरमैन होंगी क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष S राधा चौहान। 1988 बैच की IAS अधिकारी राधा चौहान 2024 में DOPT से रिटायर हुई थी। DOPT में वो संस्थागत सुधार और डिजिटल गवर्नेंस की एक्सपर्ट मानी जाती हैं। उम्मीद है डिजिटल झोलझाल को वो बेहतर तरीके से थोड़ा डील कर पाएंगी। जिन 2 अधिकारियों के तबादले हुए हैं, अब उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। पहले हैं राहुल सिंह, 1996 बैच के बिहार काडर के IAS अधिकारी, कंप्यूटर साइंस से BTech, पब्लिक पॉलिसी और मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन। DM से लेकर अलग अलग विभागों में एडिशनल सेक्रेटरी से लेकर ज्वाइंट सेक्रेटरी तक रहे। मार्च 2024 में CBSE के चेयरमैन बने। उससे पहले DOPT में एडिशनल सेक्रेटरी थे। नवंबर 2025 में उनका कार्यकाल खत्म होना था, लेकिन अगस्त 2025 में खबर आई कि उनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया, यानी वे नवंबर 2027 तक CBSE चेयरमैन बने रहते। लेकिन अब 1.5 साल पहले ही उनका तबादला। दूसरे हैं हिमांशु गुप्ता, AGA MUT काडर के 2012 बैच के IAS अधिकारी। CBSE के सचिव बनने से पहले दिल्ली सरकार में शिक्षा निदेशक, दिल्ली के सरकारी स्कूलों की सूरत बदलने और नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने में बड़ी भूमिका रही। स्कूलों में स्टूडेंट एडवाइजरी बोर्ड बनाया, जहां बच्चे खुद एक दूसरे की समस्याएं सुलझाते हैं। टीचर्स और प्रिंसिपल्स को देश विदेश के बेहतरीन संस्थानों में ट्रेनिंग दिलवाई। नवंबर 2023 में हिमांशु गुप्ता को CBSE के सचिव नियुक्त किया गया। करीब 2 साल बाद 19 सितंबर 2025 में NCERT के सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई। NCERT के सेक्रेटरी के बाद CBSE में उनकी नियुक्ति 4 साल तक के लिए थी। ये तो ही बात एक्शन की, लेकिन फजीहत अब भी जारी है। जिन छात्रों को अपनी जांची हुई कॉपी में आपत्ति थी,
उनके लिए बोर्ड ने आज दोबारा कॉपी चेक करने का ऑप्शन खोल दिया, लेकिन पोर्टल खुलते ही दिक्कतें आनी एक बार फिर शुरू हो गई। सुबह 4:42 पर सीबीएसई ने पोर्टल खुलने की बात लिखी, लेकिन 12 घंटे के भीतर पोस्ट पर 400 से अधिक कमेंट्स आ गए। पोस्ट के कमेंट सेक्शन में शिकायतों का अंबार लग गया। समस्याएं जेपीजी फाइल्स में तैर रही हैं, किसी का सारी डिटेल भरने के बाद लॉगिन नहीं हो रहा, तो कोई कह रहा है कि ऑप्शन ठीक से सेलेक्ट नहीं किए जा सकते हैं। जिस पोर्टल में इतनी समस्याएं आ रही हैं वो पहले 29 मई को खुलने वाला था, लेकिन खुलते खुलते 2 जून की सुबह हो गई। इतने हो हल्ले के बाद 4 दिन का समय लिए, लेकिन जिनकी सुविधा के लिए बना वही असंतुष्ट हैं। सीबीएसई कमेंट के नीचे रिप्लाई देकर समाधान के रास्ते बता रही है, लेकिन एक साथ इतने छात्रों को असुविधा हो क्यों रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सीबीएसई का कहना है कि कुछ हैकर्स ने सर्विस को ठप करने की कोशिश की। बता रही है कि बिना परमिशन के फाइलों को एक्सेस करने की 1 लाख बार कोशिश हुई। बोर्ड तुरंत एक्शन लेने का भरोसा दे रहा है, लगातार मॉनिटरिंग की बात कह रहा है, बाकायदा आंकड़े गिना रहा है कि 3 बजे तक 16,000 से अधिक छात्र आवेदन पूरा कर चुके हैं। लेकिन आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर और 4 बड़े बैंक की मदद लेने के बाद भी सफाई देने की नौबत आखिर क्यों आ रही है? क्या एक बोर्ड और उसकी वेबसाइट इतनी वल्नरेबल हो गई है? 19 साल के 2 लड़के घर बैठे उसका रेशा रेशा अलग कर दे रहे हैं। अब इन्हीं 2 शूरवीरों में से एक सार्थक सिद्धांत को देश की संसद में बुलाया गया है। सार्थक ने आज शिक्षा मामलों की स्टैंडिंग कमेटी के सामने अपनी शिकायतें रखी। समिति पहली बार इस्तेमाल हुए ओएसएम सिस्टम की जांच कर रही है। समिति ने शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई के अधिकारियों को भी बुलाया ताकि वे प्रभावित छात्रों की आपबीती सीधे तौर पर सुन सकें। कितना सुंदर दृश्य है, शायद देश में ये पहली बार हो रहा है। सिस्टम से प्रभावित छात्र को देश के कानून बनाने वालों के सामने अपनी परेशानी रखने का मौका मिला है, लेकिन जिन पर जिम्मेदारी थी सिस्टम को दुरुस्त बनाए रखने की, उन्होंने क्या किया? ये आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर सीबीएसई लिखकर सर्च कर लें, आलम यह हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निगरानी रखनी पड़ रही है। कहाँ ब्रेन ड्रेन रोकने के लिए प्रयासों की बात होती है, लेकिन एक इंटरमीडिएट की परीक्षा कराने के लिए देश के प्रधानमंत्री को ध्यान देना पड़े तो सोचिए सिस्टम में सड़ांध कहां तक पहुंच गई है। शिक्षा संभालने के लिए देश में एक भरा पूरा मंत्रालय है। मंत्रालय में सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन निगरानी किसको करनी पड़ रही है? प्रधानमंत्री को। आखिर शिक्षा मंत्री का क्या काम है? नीट के बाद सीबीएसई में भी प्रधानमंत्री मोदी निगरानी रखेंगे तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही क्या है? विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। बाकायदा सर्वे हो रहे हैं। विवाद के बीच सी वोटर ने एक पोल कराया था। पूछा गया कि क्या ओएसएम विवाद के कारण धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। एनडीए को वोट देने वाले 58% लोगों ने इसका जवाब हाँ में दिया। बढ़ते हैं अब दूसरी बड़ी खबर की ओर। कोलकाता में एक बार फिर ममता बनर्जी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। स्ट्रीट फाइटर ममता। टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता ने पार्टी नेताओं पर हुए हमलों के विरोध में कोलकाता के रानी रश्मोनी एवेन्यू में धरना दिया। टीएमसी ने आरोप लगाया कि उन्हें धरना देने की इजाज़त नहीं दी गई। ममता ने आरोप लगाया कि पुलिस लोगों को अपने साथ आने नहीं दे रहे, उनके साथ जाने नहीं दे रही है, माइक तक लगाने नहीं दिया जा रहा, स्टेज नहीं बनाने दिया जा रहा। ऐसे आरोप ममता बनर्जी ने लगाए। हालांकि ममता ने हाथ में माइक लेकर अपने लोगों को संबोधित किया। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का जिक्र, बोली कि अभिषेक बनर्जी पर हमला किया गया, अगर वो पत्थर उनके सिर पर लग जाता तो उनकी मौत भी हो सकती थी। पोस्ट पोल हिंसा पर सवाल उठाने के बाद ममता बनर्जी ने उनको भी संबोधित किया जो पार्टी के विरोध में बयान दे रहे हैं। ममता ने कहा कि जो गद्दारी कर रहे हैं मैं उनसे बोलूंगी, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। अब सवाल है कि हिंसा पर बात करते करते ममता गद्दारी पर बात क्यों करने लगी? तो असल में बात यह है कि टीएमसी का हाल कुछ ऐसा ही है इन दिनों। लोकसभा में ममता की पार्टी के 29 सांसद हैं और विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी विधायकों की संख्या 80 बची है। 2 विधायकों को कल पार्टी से निकाल दिया गया तो बचे 78। लेकिन आज ममता जब कोलकाता में धरना देने पहुंची तो इनमें से कितने नेता पहुंचे? विधायक डबल डिजिट तक भी नहीं पहुंचे। और उससे पहले जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट हुए हैं वो ममता बनर्जी की पार्टी और उनकी राजनीति दोनों के लिए भी बिल्कुल शुभ संकेत तो नहीं कहे जा सकते। एक एक करके ही देखते हैं। कल 1 जून को ममता ने विधायकों की बैठक बुलाई थी अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हमले के बाद, लेकिन 80 में से 60 विधायक ममता के बुलावे पर पहुंचे ही नहीं। ये कितनी बड़ी बात है, आप समझ रहे हैं ना? 3/4 विधायक पार्टी की सर्वे सर्वा के बुलावे पर नदारद है, वो भी तब जब पार्टी 15 साल बाद सत्ता से बाहर हुई है। इस बेअदबी के बाद पश्चिम बंगाल से खबर आई कि टीएमसी ने
2 विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित कर दिया है, संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी। टीएमसी की ओर से जारी नोटिस में कहा गया कि दोनों उम्मीदवारों को पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुना गया था, लेकिन वे बार-बार पार्टी की बैठक में नहीं आए, पार्टी विरोधी गतिविधियों में वो शामिल रहे। अब जरा थोड़ा और पीछे चलिए। 28 मई को पार्टी के 2 वरिष्ठ सांसदों काकोली घोष और कल्याण बनर्जी के बीच बवाल हो गया। लड़ाई झगड़े होते रहे, अक्सर पार्टी के फोरम के भीतर। लेकिन घोष ने क्या किया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी की शिकायत और उन पर कार्रवाई की मांग। काकोली घोष ने आरोप लगाया कि बनर्जी ने संसद परिसर के भीतर उनके साथ अभद्र और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। कल्याण बनर्जी लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक हैं, चीफ विप कहते हैं जिसको। उन्होंने घोष पर सवाल उठा दिए, कहा कि अगर संसद के भीतर वास्तव में कुछ ऐसा हुआ था तो इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को दी जानी चाहिए थी। अब क्यों शिकायत की जा रही है? उसके पहले पूर्व राज्यसभा सांसद और तृणमूल के नेता शांतनु सेन ने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। सेन ने अपनी पार्टी पर अनएथिकल प्रैक्टिसेस का आरोप लगाया। यह इस्तीफों का सिलसिला था क्योंकि 100 के करीब पार्षदों ने तो पहले ही तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी थी। कई प्रवक्ता भी अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं और इसलिए आज ममता ने यह कह दिया कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, यह कुशासन, यह अत्याचार, जिस तरह वोटों की लूट की गई और अब हमारे विधायकों तथा पार्षदों को पुलिस के जरिए धमकाया जा रहा है, वे अब तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि पार्टी से निष्कासित विधायक टीएमसी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दावा किया कि इन नेताओं ने दक्षिण कोलकाता के एक होटल में कुछ विधायकों के साथ गुप्त बैठक की। यह आरोप टीएमसी लगा रही है, लेकिन इस आरोप को बनर्जी ने सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन टीएमसी से सस्पेंड होने के बाद से लगातार बयान दे रहे रिजू दत्ता अपना अलग दावा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि टीएमसी के 50 विधायक द गेटवे होटल में मिले थे और वे खुद को असली तृणमूल बताकर पार्टी पर दावा ठोकने की तैयारी कर रहे थे। इन खबरों की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ममता की पार्टी में जो हालात चल रहे हैं वो टीएमसी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, ये जरूर कहा जा सकता है। ये बवाल एक तरफ चल रहा था, दूसरी तरफ विपक्ष के नेता की नियुक्ति पर विवाद हो गया। शुभेंदु अधिकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, दावा करते हैं कि टीएमसी के 2 विधायकों ने शिकायत की है कि विपक्ष के नेता के समर्थन वाले एक पत्र में उनके हस्ताक्षर फर्जी तरीके से किए गए हैं। कौन है ये 2 विधायक? वही जिनको कल पार्टी से निकाला गया। शुभेंदु के लिए ये जाहिर ये मामला गंभीर ही रहेगा। उन्होंने जांच के लिए सीआईडी को लगा दिया, लेकिन इस विवाद को समझने के लिए हमको आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। 4 मई को चुनाव नतीजे आए। 6 मई को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने कोलकाता वाले आवास पर टीएमसी विधायकों की बैठक बुलाई। इस बैठक में उनके करीबी सहयोगी शोभनदेव चट्टोपाध्याय का नाम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया गया। आनंद बाजार पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में मौजूद सभी विधायकों ने हाथ उठाकर इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद 9 मई को टीएमसी ने विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र भेजा। इस पत्र में कहा गया कि पार्टी के विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के पक्ष में है। चूंकि अभिषेक बनर्जी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं ऑलरेडी, इसलिए पत्र पर उनके हस्ताक्षर थे। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने जवाब भेजकर कहा कि सिर्फ पत्र काफी नहीं है, 6 मई की बैठक मिनट्स ऑफ मीटिंग और विधायकों के हस्ताक्षर भी जमा कराए जाएं। इसी बीच 13 और 14 मई को टीएमसी के विधायकों ने विधानसभा में शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने नियम के अनुसार विधानसभा के उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए। फिर 19 मई को पार्टी ने एक बैठक बुलाई। मकसद था विधायकों के हस्ताक्षर लेकर विधानसभा में औपचारिक प्रस्ताव जमा करना, लेकिन उस दिन कई विधायक बैठक में पहुंचे नहीं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इसके बावजूद टीएमसी ने एक दस्तावेज विधानसभा में जमा किया जिसमें 70 विधायकों के हस्ताक्षर बताए गए और कहा गया कि सभी लोग यानी ये सभी 70 विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के पक्ष में हैं। यहीं से शुरू हुआ पूरा विवाद। विधानसभा सचिवालय ने दस्तावेज की जांच कराने के बाद गड़बड़ी के आरोप लगाए। कुछ हस्ताक्षर कैपिटल लेटर्स में थे, कुछ जगह सिर्फ शुरुआती अक्षर यानी इनिशियल्स लिखे गए थे। जब इस सिग्नेचर का मिलान 13-14 मई को अटेंडेंस रजिस्टर में किए गए सिग्नेचर से किया गया तो कथित तौर पर करीब 20 हस्ताक्षर मेल नहीं खाए, मैच नहीं हुए। आनंद बाजार पत्रिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन विसंगतियों के बाद विधानसभा सचिव ने फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दी। फिर 27 मई को मामले ने पूरे एक नया मोड़ लिया। टीएमसी विधायक संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी ने शिकायत की कि उस दस्तावेज में उनके हस्ताक्षर भी जाली तरीके से किए गए हैं। इन शिकायतों ने टीएमसी की मुश्किलें और बढ़ा दी। जांच अपने हाथ में लेने के बाद सीआईडी ने अब अपना ध्यान अभिषेक बनर्जी की भूमिका पर केंद्रित किया और उन्हें समन भी भेजा गया है। और इसी के बाद संदीपन और बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए पार्टी से निकाल दिया गया।
उधर शिकायत मिलने के बाद यानी शिकायत सामने आने के कुछ देर बाद ही टीएमसी ने ऋतुव्रत और संदीपन को पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए निष्कासित कर दिया। लेकिन इस पूरे मामले ने, इस पूरे विवाद ने बीजेपी को टीएमसी पर हमला करने का नया मौका दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि टीएमसी ने अपने ही विधायकों के साथ धोखा किया है। उन्होंने दावा किया कि सीआईडी उन 14 विधायकों में से 13 से बात करने गई जिनके हस्ताक्षर ब्लॉक लेटर्स में थे। इनमें से 3 विधायकों ने कैमरे पर स्वीकार किया कि उन्होंने उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए ही नहीं थे। अब आज क्या हुआ इसमें? टीएमसी आज नया लेटर लेकर आ गई, लेकिन लेटर लिया ही नहीं जा रहा है। हुआ क्या, जरा कुणाल घोष से सुनिए। देखिए, आज मैं और मिसेस असीमा पात्र, 2 विधायक, हम स्पीकर साहब के ऑफिस में आए थे पार्टी के तरफ से एक नए लेटर सबमिट करने के लिए। स्पीकर साहब नहीं थे तो अकॉर्डिंग टू रूल तो उनका ऑफिस में तो जमा देना पड़ता है, रिसीव करने का बात होता है। तो कल भी हम लोग हमारा जो देना था कल दिया और उनका ऑफिस का जो सेक्रेटरी है, ऑफिस का सेक्रेटरी बहुत कोऑपरेट किया, रिसीव कर दिया। लेकिन आज वो सेम पर्सन वो बोल रहे हैं हमारा कुछ करने को नहीं है, क्योंकि हमारा स्पीकर सर काल के बाद इंस्ट्रक्शन दिया है कि हम कोई लेटर रिसीव नहीं कर सकता। ये क्या है? तो साहब, बंगाल के चुनाव को लोग जितना ठंडा बता रहे थे, चुनाव के बाद उतना ही ड्रामा लगातार सामने आ रहा है। इस ड्रामे की अन्य खबरें भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज की बड़ी खबरें यहीं तक। अब रुख करते हैं सुर्खियों का। क्या अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी छोड़ देंगे? छोड़ने के बाद क्या वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे या किसी और पार्टी के साथ जुड़ेंगे? कयासों पर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन कयासों के बीच अन्ना चेन्नई से दिल्ली आ गए हैं। आकर पहले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और फिर संगठन महामंत्री बीएल संतोष से उन्होंने मुलाकात की। फिर गए गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ। दोनों के बीच यहाँ भी मुलाकात हुई। मुलाकातों में क्या रहा, अभी कुछ भी ऑफिशियल रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बहुत कुछ छप रहा है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से छापा कि अन्नामलाई ने नितिन नवीन और बीएल संतोष से साफ कह दिया है कि वे राजनीति में अपना रास्ता खुद बनाना चाहते हैं, बीजेपी से शांति और सम्मान के साथ अलग होना चाहते हैं। बातचीत के दौरान समझाया बुझाया भी गया, लेकिन एक बार फिर वही बात, कुछ भी आधिकारिक नहीं हुआ है। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि आरएसएस ने भी अन्ना को मनाने की कोशिश की है। आरएसएस उन्हें एक काबिल और भविष्य का नेता मानता है। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल कोई अंतिम फैसला लेने की बजाय अन्नामलाई को कुछ और समय इंतजार करने की, थोड़ा और सोचने की सलाह दी है। नेताओं ने उनसे कहा कि आगे और चर्चा की जाएगी, दोबारा कांटेक्ट किया जाएगा। अन्नामलाई कल तक दिल्ली में रुकेंगे। एक रोज पहले जब उनसे पार्टी छोड़ने को लेकर सवाल किया गया था तो अन्नामलाई ने इंतजार करने को कहा था कि 2-3 दिन में सब कुछ साफ हो जाएगा। के अन्नामलाई, पूर्व आईपीएस अधिकारी, तमिलनाडु की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के सबसे चर्चित चेहरों में से एक। 2019 में आईपीएस से इस्तीफा दिया, 2020 में बीजेपी ज्वाइन की। उनकी लीडरशिप क्वालिटी को देखकर साल भर के अंदर तमिलनाडु बीजेपी का उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया। जुलाई 2021 में अध्यक्ष बने अन्नामलाई ने पदयात्रा की, कोने कोने में प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन गठबंधन, समीकरण और प्राथमिकताएं राजनीति में पल पल में बदलती रहती हैं। शायद तमिलनाडु बीजेपी के लिए भी बदल गई। अन्ना को हटाकर नयनार नागेंद्रन को अध्यक्ष बना दिया गया। 2026 में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने एआईएडीएमके से हाथ मिला लिया। कहा जाता है कि इसके बाद से तमिलनाडु बीजेपी में अन्नामलाई का प्रभुत्व लगातार कम होता गया। आज का लल्लन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।